गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी जानते हैं कि आज हम अपनी ऑनलाइन हिंदी क्लास में चैप्टर 2 पद्य खंड से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पद्य खंड से चैप्टर 2 जिसका टाइटल है पतंग। ठीक है, चैप्टर 2 पतंग। इसके जो कवि हैं उनका नाम है आलोक धनवा। ठीक है, इस पाठ में कुछ पद्यांशों की हमें व्याख्या पढ़नी है। इनमें ज्यादा तो पद्यांश नहीं दिए हैं, लेकिन फर्स्ट पद्यांश में आपको देखना है सबसे तेज पहली कविता पंक्तियों की लाइन है यहाँ से लेकर के नाजुक दुनिया तक के। दूसरे पद्यांश में जन्म से लेकर के ये सहारे तक, और तीसरी पद्यांश में अगर वे कभी से लेकर के पास तक। तो आज हमें इन तीनों कविताओं के अर्थ को बहुत अच्छी तरह समझना है और अध्ययन करना है। ठीक है, तो इस पाठ में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेखक कवि आलोक धनवा ने इस पाठ के माध्यम से क्या बताना चाहा है। आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता में प्रकृति में ऋतु परिवर्तन के साथ बाल मनोचित में होने वाले परिवर्तन का सुंदर चित्रण किया गया है कि हमारे पृथ्वी पर जैसे जैसे ऋतु का परिवर्तन होता है, साथ साथ बालकों पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें वर्षा ऋतु की घनघोर वर्षा के पश्चात, इस पाठ में वर्षा ऋतु की घनघोर वर्षा की बाद में जो आने वाले जो भादो मास का जो महीना है वह भी समाप्त होने वाला है, और उसके बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। और इस शरद ऋतु के आगमन से जो सूर्योदय होता है उस सूर्योदय काल का यहाँ वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि ने यहाँ पे किया है। और इसका प्रकृति का जो मनोरम दृश्य है सूर्योदय के समय में, इसका मनुष्य पर, बालकों पर बहुत ही विस्मयकारी प्रभाव होता है और बच्चे बड़े उमंग से, उल्लास से अपनी क्रियाकलाप करते हैं। यह उनकी क्रियाकलापों को, बच्चों की क्रियाकलापों को यहाँ इस पाठ के माध्यम से वर्णन किया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, एक मौसम के बाद दूसरा मौसम किस तरह आता है, और कैसे यहाँ वर्षा के बाद शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, उसका सूर्योदय का जो समय है वो किस प्रकार है, और बच्चे किस प्रकार उमंग से, उल्लास से किलकारियां मारते हुए, दौड़ते भागते, खुशियां मनाते, उत्साहित होते हैं और अपनी क्रियाकलाप करते हैं। तो यहाँ हम अब सबसे पहले अपनी पहली कविता को आरंभ करेंगे, जिसमें ये बताया है कि बच्चे किस प्रकार उत्साहित हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक, इतनी नाजुक दुनिया। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। यहाँ पे कवि ने वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु के आगमन पर, दो ऋतुओं के बीच का जो समय होता है उसमें प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का बालकों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है उसका मनोहारी चित्रण इस कविता में किया है।
तो कवि कहते हैं कि तेज घनघोर वर्षा का भादो मास बीतने के साथ वर्षा ऋतु चली गई है। भादो के महीने में बहुत बारिश होती है और जब भादो का महीना अंतिम समय पर आ जाता है तो बारिश भी थोड़ी कम हो जाती है। तो बारिश के साथ साथ भादो के महीने के बीत चली है और तेज वर्षा के कारण पुलों को पार करता हुआ शरद ऋतु का आगमन हो गया है, ऐसा कवि यहाँ पे कहते हैं, जिससे सूर्योदय जो हो रहा है वह खरगोश की आंखों के समान लाल लाल हमें दिखाई देता है। और ऐसे समय में ऐसे स्वच्छ चमकीले जब सूर्योदय का आगमन होता है तो बच्चे बड़े ही खुश होते हैं और खुश होके वे अपनी नई साइकिल चलाते हुए खुशियां मनाते हुए साइकिल की जोर से घंटी बजाते हुए और इस चमकीले वातावरण में, सूर्योदय से जो चमकीला वातावरण हो गया है, उस चमकीले वातावरण में अपने मित्रों को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वे पतंग उड़ाना चाहते हैं। सारे के सारे बच्चे जो पतंग उड़ाने वाले झुंड होते हैं उन झुंड को वे अपनी साइकिल से दौड़ते हुए बुलाते हैं और इस प्रकार आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए ऐसा लगता है कि आकाश में जो बादल हैं बड़े ही सुंदर तरीके से मुलायम मुलायम दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि प्रकृति ने बादलों को बड़ा ही मुलायम बनाया हुआ है और बच्चे दुनिया की सबसे हल्की वस्तु पतंग इसमें उड़ाने के लिए बड़े ही जोर से उत्साहित हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, अर्थात बच्चे चाहते हैं कि ऐसे समय में, ऐसे वातावरण में, ऐसे चमकीले वातावरण में, ऐसे सूर्योदय के समय में मैं अपने सारे मित्रों को बुलाते हैं इशारों से और बुला करके पतंग उड़ाने की इच्छा जागृत करते हैं और इसीलिए वे सारे बच्चों के झुंड को एकत्र करते हैं और सोचते हैं कि जो दुनिया की सबसे हल्की चीज है वह आकाश में उड़ सके और सबसे पतला कागज जो होता है उसी से पतंग बनाई जाती है और इसी हल्के पतले कागज से जो पतंग बनी है वह आकाश में उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, अर्थात जो पतंग बनाई जाती है पतले कागज की वह चारों ओर से पतले बांस की लकड़ियों से उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। तो बच्चे सोचते हैं कि इन पतली लकड़ियों से, बांस की पतली बनी लकड़ियों से ये जो पतंग उड़ी बनी है, यह पतंग आसमान में, उस मुलायम से आसमान में उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। बच्चे बड़े ही उत्साह और जोश से किलकारियां मारते हुए, सीटियां बजाते हुए ये जो बच्चे हैं वह आकाश में पतंग उड़ाते हैं। आसमान में उड़ने वाली जो रंग बिरंगी जो पतंगे हैं वह ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे आसमान में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हो। तो इस प्रकार बच्चे यहाँ पे आसमान में तितलियों की तरह रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं और खुशियां और बड़े उत्साहित होते हैं। आगे देखें सेकंड पद्यांश में, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेट भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो यहाँ पे कवि ने सेकंड पद्यांश में हमें बताया है कि बच्चे किस प्रकार बेसुध होकर पतंग उड़ाते हुए अपनी क्रियाकलाप कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि बच्चों का शरीर जो होता है वो बड़ा ही कोमल और मुलायम होता है। ऐसा लगता है कि वे जन्म से ही अपने साथ कपास या रुई लेकर आए हों, अर्थात उनका शरीर की तुलना कपास से की गई है कि किस प्रकार बच्चों का शरीर कपास की तरह मुलायम और नाजुक होता है। उसमें खेलने कूदने का जोश और उत्साह इतना ज्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि अपने बेचैन पैरों से वे दौड़ते हुए सारी पृथ्वी की गोलाई को नाप लेना चाहते हैं। अर्थात बच्चों के मन में इतना जोश और इतना उत्साह होता है अपनी क्रियाकलाप को लेकर के
तो वे दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ते हैं, ऐसा लगता है कि वे अपने नाजुक पैरों से दौड़ते हुए पृथ्वी की सारी गोलाई को नाप लेना चाहते हो। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब यहाँ कवि कहते हैं कि जब बच्चे बेसुध होके दौड़ते हैं, अर्थात बेसुध होके दौड़ते हैं मीन्स कि उनको चिंता नहीं होती है कि उनके पैरों में चोट लग जाएगी या वो गिर जाएंगे और उनको कोई आहत पहुंचेगा। इस प्रकार वे बेसुध रहते हैं अपनी सेहत को लेकर के, उन्हें किसी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं होती है, वे निडर और निर्भय होकर दौड़ते हैं। और जब वे दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जिन छतों पर दौड़ रहे हैं उन छतों को भी मुलायम बना रहे हैं, अर्थात उनके नन्हे नन्हे पैरों की पदचाप से भी छत को कोई असर नहीं होता है, अर्थात छत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात बच्चों के पैर इतने नाजुक और कोमल होते हैं जिसके कारण छतों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वे अपने नन्हे पैरों की पदचाप की ध्वनि से सारे छत को गुंजायमान करते हैं, और ऐसा लगता है कि चारों दिशाओं में कोई मृदंग या कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो जो उनके पैरों की ध्वनि के समान होता है। जब वे पेट भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर, और जब वे दौड़ते हुए आते हैं, दौड़ते हिलते डुलते लहराते हुए जब वे दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पेड़ की डाली हिल रही हो, अर्थात जैसे पेड़ की डाली लचीली होती है और हवा के झोंकों से वह तेज हवा के कारण हिलने लगती है और लहराने लगती है। इस प्रकार बच्चे भी हवा में दौड़ते हुए लचीले पेड़ों की डालियों के समान बच्चे दिखाई देते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब यहाँ कवि बताते हैं कि जब बच्चे बेसुध होकर निडर होकर दौड़ते हैं छतों के ऊपर, जब दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते उन्हें इतना भी याद नहीं होती है, इतना होश नहीं रहता है कि वे दौड़ते हुए छतों के किनारों पर पहुंच जाते हैं और अचानक ही गिरने के लिए होते हैं, और उन्हें उनके अंदर जो जोश होता है वह उन्हें गिरने से बचाता है। और जब उन्हें गिरने से बचाता है उनके अंदर का, शरीर के अंदर जो रोमांचित एक जोश होता है, एक उत्साह होता है, वह उन्हें गिरने से बचाता है। तो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, और जो वो ऊंचाइयों पर जो पतंग उड़ाते हैं उसकी एक डोर अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए रहते हैं, तो उन धागों के सहारे से भी वे गिरने से बच जाते हैं। और बचने का सबसे बड़ा कारण तो उनके अंदर एक जोश और उत्साह होता है जो उस धागे के सहारे बच जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, और उनके शरीर में जो रोमांच उत्पन्न होता है उस पतंगों को उड़ा करके कि कितनी ऊंचाई तक पतंग जा रही, जितनी ऊंचाई तक पतंग जाती है उतना ही जोश उनके अंदर पैदा होता है और उनके अंदर और भी ज्यादा मनोबल उनका बढ़ते जाता है। तो कवि कहते हैं कि यहाँ पर पतंगों के साथ साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं, अर्थात उनका मनोबल भी उड़ रहा है। अब आगे देखें यहाँ तीसरी कविता में कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब यहाँ पे कवि ने बच्चों की यहाँ पे निडरता को बताया है कि बच्चे किस प्रकार निडर और निर्भय होकर यहाँ जीते हैं और अपनी क्रियाकलाप करते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपको चोट लग जाए किसी चीज से तो आप उस चीज से दोबारा बचने की कोशिश करते हैं, अर्थात आप सतर्क हो जाते हैं। तो इसी प्रकार बच्चे अगर कभी गिरते हैं और गिरते गिरते कभी बच जाते हैं, हमेशा उनके साथ में यही होता है कि जब वो गिरने वाले होते हैं और अचानक उनका जोश उत्साह जो होता है वो उन्हें बचा लेता है तो वो और भी ज्यादा निर्भीक और निडर हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि बेसुध होकर पतंग उड़ाने वाले बच्चे कभी गिरते हैं तो कभी छत के खतरनाक किनारों से भी बच जाते हैं, और तो उनका आत्मविश्वास जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वे निर्भीक होकर अपनी अगली सुबह फिर से जब नया सूर्योदय होता है तो वह उतने ही निडर होकर दूसरी सुबह फिर पतंग उड़ाने के लिए चले आते हैं और इस तेज घूमती हुई पृथ्वी पर
ऐसा लगता है कि वे बच्चे उसकी पृथ्वी की नाप को पाना चाहते हैं और उतनी ही तत्परता से वे पृथ्वी पर दौड़ते हैं और उनके अंदर का उत्साह जो होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, उनके अंदर का आत्मविश्वास जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वे उतने ही निडर होकर आसमान में पतंग उड़ाने के लिए बेसुध होकर दौड़ते और भागते नजर आते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा कि बच्चे किस प्रकार गिरना, बच्चों का किस प्रकार गिरना और उसके बाद बचना और बच करके फिर उन्हें उनका भय मुक्त हो जाना और इस प्रकार यहाँ पे लहरा लहरा कर उत्साहित होकर दौड़ना, यही बालकों के उम्र का एक गुण होता है जो बालकों को उत्साह और उत्तेजना प्रदान करता है। थैंक यू।